नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, ये चैनल डेडिकेट है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए, प्रत्येक विषय के लिए आपके साथ है। इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार आपसे जुड़ा हुआ हूँ आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। दिवाली की छुट्टियां कंप्लीट हो गई है, त्यौहार अच्छे से मन गया है। अब समय आ गया है युद्ध स्तर पर आपकी तैयारी को ले जाने का, क्योंकि जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके अंदर इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। और यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आपके खाते में अगले वर्ष सरकार के खाते से तनख्वाह आए अगली दिवाली पर, साथ में बोनस आए। बोनस तो मिलता नहीं है खैर ट्रेनिंग पे, तो तब तक आप ट्रेनिंग पे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी जो सैलरी है वो कहाँ से आए? राजस्थान गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से आपके अकाउंट में आई। यही मेरी दुआ तमन्ना है। इसी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आपको लेते हैं तो आपको लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही अच्छा गाइडेंस ले सकते हो मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। करना क्या है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं और अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाके प्लस पे क्लिक करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो केवल 350 रुपये महीने में। साथ ही यहाँ पर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में, आने वाले जितने भी राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट हैं उनके अंदर आपको पूरा का पूरा लाभ मिल पाए। साथियों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और विष्णु वन मेरा रेफरल कोड है, इसका आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपको 10% आपको जो है डिस्काउंट के लिए विष्णु वन का आप यूज कीजिएगा और गेट 10% ऑफ। साथियों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं तो था, न है और न आगे रहेगा। ध्यान रखिएगा। और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में एग्रीकल्चर, और इस एग्रीकल्चर में हमने जो जो टॉपिक देखा था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मानसून का जुआ बोलते हैं, मैदानी भाग इसका हृदय स्थल कहलाता है, रोजगार देती है, और 47% आपके फसल का, 41% पशुधन का और 10% आपके फॉरेस्ट्री वानिकी का और 0.37% मत्स्य का योगदान है। सबसे ज़्यादा आपके भूमि का यूज बोए गए क्षेत्रफल में होता है, जो अबाउट 52.22% है। सेकंड नंबर पे बंजर भूमि आती है राजस्थान में 11.17%, और थर्ड पे आता है आपकी वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, वो है 8.04%। साथियों, कार्यशील जोत आपकी 76.55 लाख है। ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 449.88 लाख मैट्रिक टन है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, समोच्च कृषि, पट्टीदार, मिश्रित खड़ीन, बरानी, मोनोकल्चर, डिओकल्चर, ओलिगोकल्चर, रिले कल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ट्रक फार्मिंग के बारे में हमने बात करी। उसके बाद जीरो बजट फार्मिंग, जैविक कृषि, समन्वित कृषि और कृषि के वैज्ञानिक प्रकार, जिसके अंदर वीटी कल्चर, अंगूर की खेती का उत्पादन बढ़ाना, ये अभी आपके पुलिस वाले एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हमने देखा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि क्या होती है, स्मार्ट फार्मिंग क्या होती है, फिर एमएसपी का इशू क्या है, सीएसीपी क्या है। उसके बाद हमने देखा एमएस स्वामीनाथन का कमीशन। उसके बाद हमने देखा खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। उसके बाद हमने देखा उर्वरक, नकदी, तिलहन और रेशेदार फसलें। उसके बाद राजस्थान कहाँ कहाँ पे प्रथम है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार जो आपके फसलों का वितरण है, जिसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और कुल अनाज के बारे में हमने चर्चा करी। इसी कड़ी में हम अब चर्चा करते हैं दलहन के बारे में। तो आइए साथियों, दलहन की हम जब बात करते हैं तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके दालें होती है। एक होता है मोठ। मोठ आपके सबसे ज़्यादा बीकानेर में होता है, और राजस्थान मोठ के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान जिन जिन के उत्पादन में पहले स्थान पर है उसका विशेष रूप से आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद है हमारी चना। चना की बात करें तो चना भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? आपके बीकानेर में उत्पादित किया जाता है, और राजस्थान चने के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान चने के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है साथी। इसके अलावा अनुभव, वरदान, अर्पण और संगम। अनुभव, वरदान, अर्पण और संगम, ये चार क्या है? ये वह किस्में हैं जो आपके चने की किस्में राजस्थान के अंदर उगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में उगाई जाती है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अनुभव, वरदान, अर्पण और संगम, ये चार जो हैं चने की किस्में हैं जो कि राजस्थान में उगाई जाती है।
चना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? बीकानेर में। और मोठ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? बीकानेर में। इसके अलावा देखते हैं मूंग। जैसा कि जानते हो मूंग आपके पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा होता है। पश्चिमी राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट में मूंग होता है, ठीक है। और मूंग के उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत के अंदर पहला स्थान रखता है, प्रथम स्थान पे आता है। तो इस बात का नोट करिएगा कि राजस्थान मोठ के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है, राजस्थान आपके मूंग के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। जबकि चने के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा बीकानेर में होता है उसके उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा हम बात करें उड़द। उड़द की जो दाल है ये आपके बूंदी में सबसे ज़्यादा होती है और राजस्थान इसके उत्पादन के अंदर 4th रैंक पे आता है। कौन से रैंक पे आता है? 4th रैंक पे आता है। साथ ही उड़द की हम बात करें तो उड़द जो है आपके उर्वरकता बढ़ाने वाली फसलों में, हालांकि सभी दालें आपके उर्वरकता बढ़ाने की फसलों में आती है, लेकिन उड़द विशेष रूप से आती है। करती क्या है? जो वायुमंडल का नाइट्रोजन होता है उसको आपकी जड़ों के माध्यम से नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधे को देती है, जिसलिए इससे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है और आपकी जो लैंड होती है वो बेरन होने से बचती है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, उड़द के उत्पादन में मूंग, आपके बूंदी, मूंग के उत्पादन में नागौर, आपके मोठ के उत्पादन में बीकानेर और चने के उत्पादन में बीकानेर जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा हम बात करें कुल दलहन के बारे में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बात करें तो नागौर में है, सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो भी नागौर में है। इसका मतलब क्या है? यानी क्षेत्रफल के आधार पर कौन से जिले के अंदर जो है सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्रफल है दलहन में, वो नागौर है। और उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? नागौर में है। अगर हम भारत की बात करें, भारत की, तो भारत में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है। और राजस्थान के अंदर ही एक जिला है जिसका नाम है, एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और वो पहले स्थान पर है। तो ये किसकी बात हुई? ये दलहन की बात हुई है साथियों। अभी हमने किसकी बात करी? अनाज की पहले बात करी है, उसके बाद दलहन की बात करें। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कुल खाद्यान्न का क्या मतलब है, तो कुल खाद्यान्न का मतलब जब अनाज के अंदर हम दलहन मिला देते हैं तो उसे खाद्यान्न बोलते हैं। अनाज का मतलब क्या है? हमने देखा था गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? अनाज है। इसके अलावा हमने देखा मोठ, ठीक है ना। इसके अलावा हमने देखा चना, ये क्या है? आपके मोठ, चना, उड़द, ये क्या है? ये आपके दलहन है। तो अनाज और दलहन को जब एक साथ मिलाते हैं तो उसे खाद्यान्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्यान्न। तो ध्यान रखना, अनाज आपके अलग है जिसकी हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा फिर आपके दलहन आता है जिसकी हमने चर्चा कर ली है। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो फिर ये क्या बनता है? ये आपके खाद्यान्न बनता है। क्या बनता है? खाद्यान्न बनता है साथी। और खाद्यान्न का अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपके बाड़मेर में है। जबकि दलहन का कहाँ पे था? आपके नागौर में था। दलहन का उत्पादन भी कहाँ पे था? नागौर में था। अब अगर आपके खाद्यान्न का एरिया पूछे तो आपके बाड़मेर है, और उत्पादन पूछे तो आपके श्री गंगानगर है। भैया ध्यान रखना कि खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से जिले में है? आपके बाड़मेर में है। और आपके उत्पादन जो है वो कौन से जिले में है? वो आपके श्री गंगानगर में है, जिसका पुराना नाम क्या था? आपके रामनगर था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि अनाज अलग होता है, दलहन अलग होता है, खाद्यान्न अलग होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो तिलहन आता है। तिलहन के अंदर 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पर होती है? बीकानेर में होती है। गुजरात पहले स्थान पर है मूंगफली के उत्पादन में, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, गुजरात अपने राजस्थान के अंदर एक झील है जिसका नाम है लूण करनसर, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया है, मैं झील की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे कस्बे की, उस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपके मूंगफली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। किसका उत्पादन होता है? मूंगफली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ की मूंगफली की उत्पादन और उत्पादकता यानी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत जो होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसीलिए आपके जो लूणकरनसर है इसे राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट। और वैसे जो राजकोट है ये कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में है, जो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 2nd पोजीशन पे है, पहले पे गुजरात है। आगे बढ़ते हैं, सरसों। सरसों बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के अंदर। और सरसों जो है आपके मैक्सिमम कहाँ पर होती है? आपके राजस्थान के सिंह द्वार, जहाँ पर राजस्थान का नंदन कानन स्थित है, अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है, NCR में शामिल है अलवर। ये जो है आपके सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और न केवल ये, बल्कि आपका रंगीला राजस्थान जो है पूरे भारत के 28 राज्यों में से जो है सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है आपके राजस्थान। और देखिए, तरुणा, पूसा और कल्याणी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तरुणा, पूसा और कल्याणी। तरुणा, पूसा और कल्याणी क्या है? तरुणा, पूसा और कल्याणी आपके
सरसों की क्या है, किस्में हैं जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से उगाई जाती है। और राजस्थान में कहाँ पर उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? आपके अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सरसों का। तो ध्यान रखिएगा, तरुणा, पूसा और कल्याणी क्या है? सरसों है। इसके अलावा हम बात करें नंबर 3 की, तो तिल। आप जानते हो हमारे राजस्थान में कहावत है, तिल तड़क्या और दिन भड़क्या। यानी तिल तड़के, यानी तिलों को जैसे सेकते हैं उसके बाद में दिन जो है वो भड़कने लग जाते हैं, यानी गर्मी तेज हो जाती है। और ये कब की बात है? मकर संक्रांति की बात है। मकर संक्रांति में तिल के लड्डू खाते हैं। जयपुर के आसपास में क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पतंगबाजी होती है, तो पतंग उड़ाते हैं और तिल के लड्डू खाए जाते हैं। तो तिल तड़क्या और दिन भड़क्या, ये राजस्थानी कहावत है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के हैं इसलिए पता होना चाहिए। तिल के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन आपके पाली करता है, ठीक है ना। और पाली की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है पूरे भारत के अंदर तिल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। वहीं पश्चिम बंगाल पूरे भारत में तिल के उत्पादन पर पहले स्थान पर आता है। अगर आपके इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं है तो आप जो है ये जो स्टेट में आपको दूसरे बता रहा हूँ राजस्थान को छोड़कर, उसको याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस केवल आपको अंदाजा रहे कि तिल का उत्पादन भी होता है आपके पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है तिल के उत्पादन में। ऐसे ही बात करें सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन पहले आपके 12 में ज़्यादा होता था, लेकिन ये नवीनतम आंकड़े हैं 2018-19 के। इसके अनुसार आपका जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ के अंदर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है। आपको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट, ठीक है। तो टाइगर स्टेट कहो चाहे सोया स्टेट कहो, एक ही बात है। क्यों साथियों? टाइगर स्टेट कहो चाहे सोया स्टेट कहो, एक ही बात है, यानी मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में हम बात करें राजस्थान की, तो सोयाबीन का उत्पादन राजस्थान में झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान तीसरे स्थान पर है। इससे पहले के जो आंकड़े थे 17-18 के, उसमें 12 1 नंबर पे था, इसमें झालावाड़ 1 नंबर पे है। ये हुई बात तिलहन की। अगर हम वैसे ही बात करें जिस प्रकार से हमने अनाज की बात करी थी, जिसके प्रकार से हमने तिलहन की बात करी थी, तिलहन की बात करी थी, और जिस प्रकार से हमने इन दोनों को मिलाकर खाद्यान्न की बात करी थी, उसी तरीके से हम जो है अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉरी, दलहन, ठीक है ना। अब हम बात करें तिलहन की, ठीक है ना। यानी अनाज और दलहन तो क्या हो गई? खाद्यान्न हो गई। तिलहन की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपके जोधपुर में है। तिलहन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? जोधपुर में। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो वो कहाँ पर है? वो बीकानेर में है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है। और पहले स्थान पर कौन आता है? वही आपके मध्य प्रदेश आता है। सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो वो आपके पहले स्थान पर आता है। चलिए साथियों, ये हुई कुछ उत्पादन की बातें। इसके अलावा श्री गंगानगर की बात करें तो गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। कपास की बात करें तो हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। अफीम की बात करें तो अफीम में चित्तौड़गढ़ सबसे ज़्यादा होता है। कभी चित्तौड़ जाने का मौका मिले तो सावरिया सेठ के जरूर जाके आना। सावरिया सेठ जिसे बोलते हैं सेठों का सेठ, सावरिया सेठ, राजस्थान के संत और संप्रदाय से बात कर रहा हूँ, कोई भी फालतू बात नहीं है, ठीक है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू जालौर में सबसे ज़्यादा होता है। ग्वार की बात करें तो ग्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ग्वार नहीं होता, ग्वार होता है। ये बीकानेर में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप वास्तव में खेती करते हो तो नाम सुना होगा, चीकटा ग्वार आता है एक, चीकटा ग्वार, ठीक है ना। ये खेती वाले करते हैं ना, जो बीज वगैरह लाते हैं, उन्हें पता होता है कि चीकटा ग्वार और साधारण ग्वार में क्या फ़र्क होता है। तो ये आपके गन्ना श्री गंगानगर में, कपास आपके हनुमानगढ़ में, अफीम आपके चित्तौड़गढ़ में, तंबाकू आपके जालौर में, ग्वार आपके बीकानेर में सबसे ज़्यादा होती है भाई। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एक क्रांति की, जिसका नाम है हरित क्रांति 1967। हरित क्रांति की मैं बात बताऊं तो ये कहानी के रूप में है कि हम 1947 में आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद में हमने पहली पंचवर्षीय योजना लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई। उसके बाद में हमने देखा कि हम जो है 1962 में हमारा युद्ध हो गया, 1965 में युद्ध हो गया, 1964-65 में अकाल पड़ गया। तो हमारे जो है बहुत ज़्यादा समस्या हो गई खाने पीने की, यानी हमारे लिए खाने की जो है खाद्यान्न की उपलब्धता बहुत कम थी। एक PL 480 यानी एक एग्रीमेंट है PL 480, ये एक एग्रीमेंट है जिसके तहत USA जो है जितने भी विकासशील और अर्ध विकसित या विकासशील अवस्था के जो देश थे उन्हें सेकंड ग्रेड का गेहूं देता था। सेकंड ग्रेड का हमारा मतलब है कि आज वो गेहूं जो हम सुअर उत्पादन के लिए उगाते हैं, यानी सुअर पालन करते हैं, तो उनको गेहूं खिलाया जाता है सुअर को, ठीक है ना, क्योंकि सुअर का मांस बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है।
तो उसके लिए जो है जो इस प्रकार का गेहूँ उगाते हैं, इस प्रकार का गेहूँ हमें यूएसए देता था। लेकिन हमने जब 1962-65 के अंदर वार किया तो वो यूएसए का झुकाव उस समय जो था हमारी तरफ नहीं था, वो झुकाव जो था हमारे पाकिस्तान की तरफ था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसने वार करने के बाद में 480 के तहत, PL 480 के तहत हमें देना बंद कर दिया गेहूं का दाना। उसके बाद में उस समय हमारे यशस्वी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो बड़े ही सिंपल सामान्य रहते थे, जिनका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी था। उन्होंने बोला जय जवान जय किसान। क्या बोला उन्होंने? जय जवान जय किसान। और उन्होंने चैलेंज किया यूएसए को कि अगर आप खाना नहीं दोगे तो हिंदुस्तान भूखे मरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान एक समय व्रत करेगा और एक समय खाना खाएगा, जब तक हिंदुस्तान पूरा का पूरा क्या नहीं हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाए आपके आपके ग्रेन्स में, यानी खाद्यान्न के अंदर। उसके बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरोलॉग। ठीक है ना, नॉर्मन बोरोलॉग। ये मेक्सिको के एक कृषि साइंटिस्ट, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। इन्हीं के एक दोस्त थे जिनका नाम था श्री MS स्वामीनाथन। और श्री MS स्वामीनाथन जो थे ये आपके भारतीय थे और ये भी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। इन्होंने नॉर्मन बोरोलॉग की सहायता से एक हाइब्रिड बीज का विकास किया, जिसे गेहूं का बीज बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड बीज का विकास किया और इन्होंने उस बीज के माध्यम से हरित क्रांति शुरू कर दी। इस हरित क्रांति के 3 स्तंभ थे, 3 पिलर थे। एक था हाइब्रिड बीज, यानी कौन से बीज? हाइब्रिड सीड। दूसरा इसका पिलर था हमारे केमिकल, जो हमारे रासायनिक उर्वरक, जो फर्टिलाइजर का यूज करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर, ये इसका दूसरा पिलर था। इसका तीसरा पिलर था इरिगेशन सिस्टम, यानी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। इन 3 पिलर के ऊपर आधारित आपके हरित क्रांति थी और हरित क्रांति को शुरू कर दिया गया। उसके बाद में जब हरित क्रांति कंटिन्यू शुरू हो गई तो उसके बाद में हमने देखा कि कुछ ही समय के बाद में हमने जो है 15 से 20 साल के अंदर ही हरित क्रांति का प्रभाव ये रहा कि भारत जो है आपके खाद्यान्न के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, ये जो है सभी फसलों के लिए था, लेकिन मुख्य रूप से आपके गेहूं, व्हीट और राइस यानी चावल, इन दोनों फसलों को हरित क्रांति के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ मिला और इनके प्रोडक्शन जो है 5-5 से 8-8 गुना प्रोडक्शन बढ़ गए। ठीक है ना, दूर ही नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 गुना प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया। और हम जो है जो कभी PL 480 एग्रीमेंट के माध्यम से यूएसए से अनाज लेता था, हिंदुस्तान जो है अनाज का निर्यात करने की पोजीशन में आ गया। आयात की बात छोड़ो, निर्यात करने की पोजीशन में आ गया। गेहूं और चावल को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। लेकिन हमने देखा कि हरित क्रांति से हम आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन हम जब पीछे मुड़ के देखा हमने, तो हमने देखा कि बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारी जो है इनइक्वलिटी हमारे साथ चल रही है। वो क्या क्या इक्वलिटी थी? नंबर 1 इक्वलिटी ये थी कि हमने केवल गेहूं और चावल के ऊपर विशेष फोकस किया। इसके अलावा 50 प्रकार की फसल, खाद्यान्न, दाल, तिलहन हमारे पास थे, हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। नंबर 2, इसका जो मुख्य रूप से लाभ मिला वो आपके हरियाणा को, पंजाब को, उत्तरी राजस्थान को और आपके आपके जो बिहार वाला, यूपी वाला हिस्सा है उसे, और दक्षिण में केवल केरल एक राज्य है, उसको आपके हरित क्रांति का लाभ मिला। इसके अलावा अन्य जो राज्य थे वो हरित क्रांति से अछूते रह गए, यानी दूर रह गए। नंबर 3, जो बड़े किसान थे, जो ज़्यादा हेक्टेयर की भूमि रखते हैं, जो सीमांत जोत नहीं, जो बड़ी जोत रखने वाले किसान थे, उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। नंबर 4, कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए, कुछ स्टेट कृषि के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब से गरीब होते चले गए। नंबर 5, ये क्या है कि जो असमानता की खाई थी उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। असमानता की खाई को कम करने की बजाय ज़्यादा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कुछ किसान ने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया हरित क्रांति का और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए, लेकिन कुछ किसान इसका लाभ नहीं उठा पाए, तो वो उनको इसका हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला। फिर हमने देखा कि जो हमने सिंचाई सुविधाओं का वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल के अंदर कमी आ गई और डार्क जोन और ब्राउन जोन की संख्या के अंदर वृद्धि होने लग गई, जो कि हमारे लिए शुभ संकेत नहीं था पूरे भारत के लिए। क्योंकि 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश, जिसके अंदर पानी की अगर समस्या हो जाए तो हाहाकार मचने की पूरी संभावना रहेगी। उसके अलावा फिर हमने देखा कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया था, उसकी वजह से हमारी ज़मीन क्या होने लग गई, बंजर होने लग गई, और इस बंजर ज़मीन को हम खेती के लिए लगातार काम में नहीं ले सकते। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया, यानी बाहर से खरीदे हुए बीजों का इस्तेमाल किया, तो किसान के पास जो परंपरागत घरेलू जो बीज थे, वो घरेलू बीजों के अंदर क्या हो गई, कमी आ गई और वो घरेलू बीज विलुप्त होने के कगार पर आ गए। इतनी सारी बुराइयां हमारे साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए खाद्यान्न के अंदर। ठीक है,
तो ये कुछ हरित क्रांति के बारे में बातें थी और इसका मुख्य जो आपके श्रेय जाता है वो श्री एम एस स्वामीनाथन सर को जाता है, जिन्होंने नार्मन बोरोलो की सहायता से एक गेहूं की किस्म को विकसित किया और आपके भारत को खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर बना दिया। इसी कड़ी के अंदर हम आगे जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमने देखा कि इतनी सारी बुराइयां हमारे साथ चल रही थी, तो फिर हमने दूसरी एग्रीकल्चर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया गया, जिसका नाम है जैविक कृषि। क्या नाम है? जैविक कृषि। और द्वितीय हरित क्रांति के बारे में हमने शुरू किया। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसान यानी फार्म टू प्लेट, यानी फार्म का मतलब है खेत और प्लेट का मतलब है खाने वाला, भोजन खाने वाला जो उपभोक्ता होता है, इन सभी को हमने जो है प्यूरिफाई करना था और इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना था। इसलिए द्वितीय हरित क्रांति की हमने बात करी, समग्र क्रांति की बात करी, जैविक क्रांति की बात करी और जैविक कृषि के ऊपर और स्मार्ट जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और फिर जीरो बजट फार्मिंग वाले कंसेप्ट पे हमने काम करना शुरू किया। जैविक कृषि की मैं बात बताऊं तो इसके अंदर देयर इज नो एनी यूजेस एनी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, केवल गोबर उसके साथ में आपके जो नीम की पत्तियां या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, सब्जियां होती है, कूड़े करकट, इनसे बने हुए जो वर्मी कंपोस्ट होती है इस वाली खाद को यूज में लेते हैं। यानी किसान की आगत कम करो, जिससे किसान की लागत कम हो जाएगी और किसान का लाभ बढ़ जाएगा। और जब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे तो जमीन खराब नहीं होगी, साथ ही किसान की कोई बीमारी नहीं होगी, साथ ही उस दाने को, उस अनाज को खाने वाला जो व्यक्ति है उसके कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब बातें थी, ये सब बातें इसके लिए महत्वपूर्ण थी। और फिर हमने हरित जैविक कृषि के लिए, पता है आपको, भारत सरकार ने पहले जैविक कृषि का एक स्टेट बनाया है जिसका नाम सिक्किम है। तो जो सिक्किम था ये पहला आपके जैविक स्टेट है। उसके बाद में आपने दूसरा पॉइंट देखा, दूसरे पॉइंट पे हमने देखा कि जो हमारा राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक आपके डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है डूंगरपुर। जो डूंगरपुर जिला है इसको जैविक कृषि के लिए चुना गया है। इसके अलावा आपके राजसमंद का एक गांव है जिसका नाम है घाटी गांव, ये राजस्थान का पहला जो है जैविक कृषि का गांव है। इसी के अलावा एक गांव का नाम और है दादिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दादिया गांव है ये जयपुर में है और ये जो है आपकी जैविक कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो है, इसको भी डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर जैविक कृषि का जो है कार्य करेंगे। इसी के अलावा राजस्थान सरकार ने आपके झालावाड़ जिले के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। किसके लिए? आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। किसके लिए बनाया है? आपके जैविक कृषि के लिए बनाया है। तो इतने सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। जैविक कृषि के ऊपर आपको पता है एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने बताया है कि जैविक कृषि के अंदर राजस्थान, भारत जो है पूरे विश्व के अंदर 90 स्थान पर है। तो भारत जो है इस प्रकार की प्रक्रियाओं में आगे रहता है। तो ये कुछ कहानी थी आपकी किसके बारे में? हरित क्रांति के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। उसके बाद देखो श्री एम एस स्वामीनाथन के बारे में बात करते हैं। तो देखो इनका अगस्त 1925 के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये जन्म कुंभकोणम एक गाँव जो है कुंभकोणम है। इस कुंभकोणम पौधा है एक, इसके क्या है, ये जेनेटिक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया है इसी व्यक्तित्व को। 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाली गेहूं के संकर बीज इन्होंने विकसित किए और इन्हीं बीज को हमने काम में लेना शुरू किया गया। उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करना बनता है भाई। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व की वजह से आज जो है हम अगर इतना स्टॉक कर रखा है, आज हिंदुस्तान सरकार ने, अगर 5 साल में बारिश नहीं हो और अगर एक भी दाना पैदा नहीं हो हमारी ज़मीन से, तो भी हमारे लोग जो है भूखे नहीं मर सकते। ये इन्हीं की देन थी साथियों, एम एस स्वामीनाथन सर की। तो ये कुछ खास बातें करी आज हमने हरित क्रांति के बारे में। इसके अलावा हमने बात करी तिलहन के बारे में। इसके अलावा हमने देखा खाद्यान्न क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा दलहन के बारे में हमने बात करी, कुल अनाज के बारे में हमने बात करी साथियों। तो ये कुछ आज हमने विशेष जो टॉपिक है उसके बारे में इम्पोर्टेंट चर्चा करी है। ध्यान रखिएगा, बाजरा, मेथी, सरसों, ग्वार, इसबगोल, मूंग, मोठ, सौंफ, धनिया, इनके अंदर राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, और सरसों कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सरसों के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। तो इसके बारे में आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही है। राजस्थान की जो कृषि है ये भी टॉपिक और आगे चलेगा, इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको बतानी है। साथ ही जो इसकी योजनाएं हैं इकोनॉमिक सर्वे की, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आपके राजस्थान सरकार के आर्थिक समीक्षा में जो योजनाएं लिखी गई है,
इसके बारे में मैं पूरी चर्चा करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि 80 से 90% क्वेश्चन का कवरेज जो है वो आपकी इस क्लास से हो जाए, इससे बाहर नहीं जाए साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब पुनः मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि अब दिवाली जो है हमने अच्छे से मना ली है और यही कोशिश करें कि कैसे भी करके अगली दिवाली तक हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं और हम अच्छे से जो है सरकार की तरफ से सैलरी उठा रहे हों। यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी प्रार्थना है। कोई भी कोई डाउट हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। शाम को 5 बजे मुझसे लाइव वाईफाई 2.0 पे मिल सकते हैं। सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे जो है वाईफाई अपना जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है इस पर मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और कोई जो है इस टॉपिक को अभी पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।